बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा सुल्तान को शिकार का बहुत शौक़ रहा था। इस वजह से वो हर माह ही शिकार के लिए जाते थे। इस बार जंग से ख़त्म लौटने के बाद उन्होंने शिकार का मंसूबा बनाया था। इन्हें वहाँ गए हुए काफ़ी अरसा हो चुका था, तकरीबन 3-4 माह हो चुके थे। वो अभी तक शिकार के लिए नहीं गए थे। इसी वजह से वो अपने वज़ीर और सिपाहियों के हमरा शिकार के लिए जंगल पहुँच चुके थे। आज जंगल में कुछ ज़्यादा ही वीरानी थी। वैसे तो हर जंगल में ही वीरानी होती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही वीरान सा जंगल महसूस हो रहा था। दूर दूर तक कोई भी चरिंद परिंद नज़र नहीं आ रहा था। इनका मूड बहुत ख़राब हो चुका था। वज़ीर इनके चेहरे के हालात देख रहा था, जो वक्तन वक्तन तब्दील होते जा रहे थे और सर दर्द से हो रहे थे। तमाम सिपाही भी काफ़ी घबरा चुके थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी अजबर का शिकार हो रहे थे। उन्होंने अपने वज़ीर की जानिब देखा और पूछने लगे, तुम्हें कोई जानवर नज़र आ रहा है क्या? वज़ीर ने भी खामोशी से नफ़ी में सर हिला दिया। सुल्तान के अंदर एक ख़ास बात ये थी कि वो कभी भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करते थे। अगर गुस्सा ज़्यादा आता तो अपने आप को संभाल लेते थे, लेकिन जब इन्हें एक बार गुस्सा आ जाता था, कोई भी इनके गुस्से को ठंडा नहीं कर पाता था, सिवाय अस्मतुद्दीन खातून के। एक वो वाहिद ही थी जो अपने शोहर को काबू कर लेती थी और इनको गुस्से को ठंडा कर लेती थी। लेकिन बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि वो इनके आगे हार मान लेती थी। आज भी ऐसा ही था। इनके गुस्से का गिराफ बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से इनके दिमाग की रगें वाज़े तौर पर महसूस हो रही थी। उन्होंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन जब कोई भी जानवर इन्हें नज़र नहीं आया तो उन्होंने अपने वज़ीर की जानिब देखते हुए कहा, मुझे आगे जाना है। वज़ीर ने फ़ौरन ही कहा, बादशाह सलामत, आगे जाना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि आगे का हिस्सा काफ़ी वीरान है। अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन इस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सर पर शिकार सवार था। उन्होंने सारी बातों को मुस्तरद कर दिया और अपनी बात कहने लगे कि मुझे अभी इसी वक्त आगे की तरफ जाना है और अपना शिकार ढूंढना है। मैं 4 माह से शिकार पर नहीं आया हूँ। मुझे किसी भी हाल में आज किसी अच्छे से जानवर का शिकार करना है और जल्द ही महल लौटना है। मेरी ज़ौजा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। इसके बाद मुझे रात के वक्त गश्त के लिए भी जाना है। मेरे ज़िम्मे बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं सिर्फ यहाँ शिकार की खातिर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। इनकी ये बात सुनकर वज़ीर ने खामोशी से सर झुका दिया, क्योंकि बादशाह सलामत आगे किसी को भी ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं थी। वो खामोशी से कदम ब कदम आगे बढ़ने लगे। इनके साथ ही तमाम सिपाही इनके इर्द गिर्द घेरा बनाकर चल रहे थे, कहीं कोई इन्हें नुकसान न पहुंचा दे। अगर कोई दुश्मन छुप कर वार भी करता तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को नुकसान न पहुंचता, बजाय इनके सिपाहियों को पहुंचता। वो इस तरीके से इन लोगों को देखकर परेशान भी हो रहे थे, लेकिन वो लोग इनकी एक बात इसके बारे में नहीं सुनते थे। इनकी हिफाजत करना वो अपना अव्वलीन काम समझते थे। इस वजह से वो मजबूर हो जाते थे। वो जानते थे कि इनके सिपाही और इनके वज़ीर इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी सूरत सुल्तान को मुसीबत में नहीं दे सकते। लेकिन वो अपनी से आदत से मजबूर खुद को रोक नहीं पाए थे और इस सुनसान हिस्से की तरफ चलने लगे थे। वज़ीर इनके कदम से कदम मिलाकर आज चल रहा था। वो किसी भी तौर पर इनको अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। दूर ही इनको एक झोंपड़ी नज़र आ रही थी। उन्होंने वज़ीर की जानिब देखते हुए कहा, सामने देख रहे हो एक झोंपड़ी है, क्या पता वहाँ पर कोई रहता हो, मुझे वहाँ जाना है। तो वज़ीर ने फ़ौरन कहने लगा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हो सकता है वो किसी दुश्मन का नरगा हो और हमें फंसाने के लिए झोंपड़ी के ज़रिए हमें वरगलाया जा रहा हो, ताकि वहाँ हम पहुँच रहें, वो लोग अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। सुल्तान इनको एक घूरी सी नवाज और कहने लगे, तुम कुछ ज़्यादा ही शक्की होते जा रहे हो, हर बात पे शक करते हो सकता है किसी का घर हो, चलो हम मुलाकात ही कर लेते हैं, क्या पता इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हम इसे वो चीज़ आरास्ता कर सकें। इनकी बात सुनकर वज़ीर ने सर इस बात में हिलाया और सुल्तान के पीछे चलने लगा। सुल्तान इस झोंपड़ी में पास पहुँचे और एक अजीब सी घुटी घुटी सी आवाज़
आने लगी। उनने अपने सिपाहियों की जानिब देखा जो चारों जानिब निगाहें दौड़ा रहे थे और वज़ीर की तरफ देखा जो सर नीचे झुकाए खड़ा हुआ था और वह मज़ीद करीब गए तो उन्हें किसी की औरत की घुटी घुटी आवाज़ आ रही थी। वो फ़ौरन ही पहचान गए यकीनन अंदर कुछ गलत हो रहा है। उनने फ़ौरन ही अपने हाथ की मदद से इस झोंपड़ी का पर्दा हटाया तो देखकर दंग रह गए। अंदर एक हबशी नुमा इंसान एक मासूम लड़की से रौंद कर रहा था, इसकी बदकारी कर रहा था, इसको ज़बरदस्ती अपनी गिरफ्त में लेकर मसल रहा था। ये देखकर इनकी रगें मज़ीद फूल गई। जो पहले ही गुस्से से भरे हुए थे उन्हें फ़ौरन इस हबशी नुमा इंसान को पीछे से पकड़ा और इसे पाँव की मदद से मारने लगे। इसकी आवाज़ फ़ौरन ही सारे सिपाही इस झोंपड़ी के अंदर आ गए। वो लड़की जो बेलिबास थी फ़ौरन ही अपने आप को ढांपने लगी और खौफज़दा निगाहों से सबको देखने लगी। सुल्तान ने नीचे पड़े इस आदमी से गिरज कर कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए बेगैरत इंसान, तुम एक औरत ज़ात को रौंद रहे हो। तुम जानते नहीं हो कि औरत कितनी मुकद्दस हस्ती है और तुम इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी आवाज़ में इतनी गरज और चमक थी कि वो आदमी जो नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था वो कांप कर रह गया था और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे माफ़ कर दें, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। जबकि वो लड़की खौफज़दा निगाहों से सारे मंजर को अपने चेहरे पर हाथ रखे देख रही थी। इसकी आंखों से आंसू ज़ारो कतार बह रहे थे। सुल्तान एक तरह भरी निगाहों से इस औरत की जानिब उठाई और एक खौनवार निगाह से नीचे पड़े हुए इस आदमी को देखा जिसको सिपाहियों ने पकड़ा हुआ था। उन्होंने फ़ौरन ही हुक्म दिया कि इस इंसान को संसार किया जाए, फ़ौरन ही इसको महल लेकर जाया जाए। आज ही रात इसको फांसी दी जाएगी और किसी भी सूरत इसको माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि इसने मेरी सुल्तनत के अंदर एक औरत ज़ात के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। इसको किसी भी सूरत माफ़ नहीं मिलेगी। और इन्हें सर घुमा कर पीछे की जानिब देखा और इस औरत की तरफ देखते हुए कहने लगे, ए लड़की, तुम घबराओ नहीं, हम आ गए हैं, अब तुम्हें ये छू भी नहीं सकता। अपने जिस्म को ढांप लो, हम तुम्हें अपने साथ महल लेकर जाएंगे और वहीं पर तुम्हारा भी हिसाब किताब होगा। आखिर तुम्हारे आगे क्या करना है। वो लड़की खौफज़दा निगाहों से सर नफ़ी में हिलाने लगी। इसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था लेकिन वो मुसलसल सर को नफ़ी में हिलाया रही थी। सुल्तान ने जब इसको देखा तो इसकी जानिब वो गरजते हुए कहने लगी, अभी तुम्हारे साथ इस शख्स ने बदतमीज़ी की है, तुम जानती नहीं हो तुम कहाँ रहती हो। एक झोंपड़ी में जंगल के बीचों बीच कोई भी इंसान आकर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर महफूज नहीं हो, तुम्हारे साथ चलना चाहिए। लेकिन वो लड़की मुसलसल सर नफ़ी में हिलाए जा रही थी और इनके साथ जाने के लिए इनकार कर रही थी। लेकिन सुल्तान अपनी बात के पक्के थे और अपनी बात से फेरना इनको पसंद नहीं था। इस वजह से अपने सिपाही को हुक्म देकर आगे की तरफ निकल गए कि इस लड़की को भी ज़बरदस्ती शाही सवारी के अंदर डाला जाए और महल लेकर आया जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, इसको अपने साथ ले आए और महल के बाद इन औरत को कनीज़ों के हमरा अंदर भेज दिया गया था। जबकि इस आदमी को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया गया था। वो आदमी जानता था कि अब इसकी मौत पक्की है, किसी भी सूरत इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी वो मुसलसल सुल्तान से माफ़ी तलब कर रहा था, वो किसी भी तौर पर इसको माफ़ कर दे और इसको फांसी को रोक दिया जाए। लेकिन ये अब मुमकिन नहीं था क्योंकि सुल्तान एक बार फैसला कर चुके थे, वो कभी भी अपनी बात से फिर ना पसंद नहीं करते थे। वो दिन सुल्तान के लिए बहुत अजीब था। वो शिकार नहीं कर पा रहे थे जबकि वो 4 माह बाद शिकार के लिए गए थे। जब वो अपने कमरे में आए तो इनकी ज़ौजा इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। इनके अंदर आते ही उन्होंने पुरजोशी के साथ इनका इस्तकबाल किया लेकिन वो काफ़ी इज़राब का शिकार नज़र आ रहे थे। वो जवान इनके चेहरे पर पहले चमक थी वो अब मानिद बन गई थी और वो इनके पास धीरे धीरे जाकर करीब बैठ गई और पूछने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, सब खैर तो है? कोई बात होगी जिसकी वजह से आप इतना परेशान नज़र आ रहे हैं? तो वो कहने लगे, हाँ, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपनी रियाया का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। और इनकी बीवी ने जब ये बात सुनी तो काफ़ी उलझी हुई निगाहों से इनकी जानिब देखने लगी और कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आपका कहना क्या चाह रहे हैं? आप और अपनी रियाया का ध्यान नहीं रखते, ये बात ही नहीं है।
आपके अलावा मैंने कोई बादशाह नहीं देखा जो अपनी रियाया का ध्यान इतना ज़्यादा रखता हो, जो रात के वक्त लिबास तब्दील करके सर्दियों की रातों में भी अपनी रियाया की खातिर गलियों का गश्त करता हो। आप सब ज़्यादा अपनी रियाया का ध्यान रखते हैं। इनकी इसी बात में वो चुप हो गए और सर झुकाकर कहने लगे, बेगम, आज हम जंगल में शिकार की खातिर गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो हमने देखा, हमारे औस्तान खता कर गया। हमारी रियाया की एक लड़की के साथ एक आदमी ज़बरदस्ती कर रहा था। अगर हम मौके पर वारदात पर नहीं पहुँचते, वो दरिंदा सिफ्त इंसान इस मासूम लड़की को रौंद देता। इसकी बात सुनकर इसकी ज़ौजा भी बिल्कुल खामोश हो गई थी और चंद मिनट बाद कहने लगी, आपने इस इंसान के साथ क्या किया है? इनके चेहरे पर वाज़ेह गुस्सा देखा जा सकता था। उन्होंने गुस्से में यही कहा, मैंने इसको काल कोठरी में बंद कर दिया है और आज रात ही इसके लिए फांसी तैयार की गई है और वो लड़की हमारे कनीज़ों के हमरा अंदर मौजूद है। इनकी बात सुनकर मलका ने हाँ में हाँ हिलाया और इनसे मुखातिब होकर कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने जो बात की है, आप परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। आपकी और इसमें कोई गलती नहीं है। वो आपके इर्द गिर्द नहीं रहती, वो जंगल में रहती थी, जिसकी वजह से इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं इस लड़की का बहुत ध्यान रखूँगी, वो जल्द अपनी ज़िंदगी में लौट आएगी। ये बात सुनकर सुल्तान धीमा सा मुस्कुराए और अपनी आगोश में लेकर नींद की वादियों में गुम हो गए। अगले ही रोज़ जब इस आदमी को फांसी के फंदे में ले जाया गया तो जिल्लाद ने इससे पूछा, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? हमारा यहाँ का ये असूल है कि फांसी देने वाले इंसान से एक बार इसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछी जाती है। तुम भी अगर चाहते हो कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए तो इसलिए तुम बता सकते हो। इस इंसान ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा, एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश क्या होगी? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं फांसी के फंदे पर जाने के लिए तैयार हूँ। वह आदमी काफ़ी टूटा हुआ महसूस हो रहा था, इसके चेहरे से दुख ज़ाहिर हो रहा था। जल्लाद ने एक बार फिर जोर दिया, सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हर हाल में फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले मुजरिम से इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। यकीन मानो, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश मानने वाली हुई तो लाजमी पूरी की जाएगी। ये बात सुनकर वह हबशी चंद पल के लिए खामोश हो गया और थोड़ी देर बाद जो वो लफ्ज़ बोला तो सबको ही वहाँ मौजूद हैरान कर गया। वो कहने लगा, मुझे इस लड़की के साथ एक रात गुजारनी है, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है और इसको पूरा करना आप लोगों पर फ़र्ज़ है। इसलिए मैं आज की रात मेरी फांसी को आगे बढ़ा दिया जाए और मुझे इस लड़की के हमरा छोड़ दिया जाए। ये बात सुनकर जल्लाद ने कहा, यह मुमकिन नहीं है, तुम एक जालिम इंसान हो और तुम इस लड़की की इज्जत को ख़राब करने की कोशिश की है। तुम्हें ऐसा हम लोग हरगिज़ नहीं करने देंगे। तो वो तितर ये सुन पर हंसते हुए कहने लगा, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे सुल्तान मुअज़्ज़म हर मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, तो मेरी ख्वाहिश को क्यों रद्द किया जा रहा है? अब क्या हो गया है? ये बात सुनकर जल्लाद काफ़ी परेशान हो गया और इसकी बात भी यहीं पर थी कि हर मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जाता है, लेकिन ये इसकी अनोखी ख्वाहिश इसको परेशानी में मुब्तला कर रही थी। इसने फ़ौरन ही सुल्तान तक ये खबर पहुँचाई कि मुजरिम ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा है। सुल्तान को भी ताज्जुब हुआ, आखिर वह इस औरत के साथ करना क्या चाहता है। काफ़ी सोच विचार के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको इजाज़त दे दी कि वह एक रात इस औरत के साथ गुजार सकता है, लेकिन वह एहतियात करेगा, वो इसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा। इसने ये बात सुनकर इसको सुना दी और कहने लगा, बस आखिरी ख्वाहिश के तौर पर इस लड़की के साथ एक रात गुजारनी है, इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हो सकता है मैं चंद घंटे बाद ही कमरे से बाहर आ जाऊँ। सुल्तान ने इसकी बात सुनी और इसको इजाज़त दे दी और इसने इस लड़की को ये पैगाम पहुंचा दिया कि थोड़ी देर बाद तुम्हें इस आदमी के पास जाना है। वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगी और मरना करने लगी। हरगिज़ नहीं, इसने इंसान के पास नहीं जाऊंगी, वो दरिंदा है, मुझे नोचेगा, वो मुझे मारेगा, मैं नहीं जाना चाहती। इसके बाद लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मुकम्मल यकीन दिलाया कि इसकी हिफाजत का पूरा एहतमाम
परेशान किया जाएगा और बाकायदा खुद इसकी हिफाजत पर मामूर होंगे। तुम निडर होकर इस आदमी के पास जाओ और इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। इस लड़की के लाख इनकार करने के बावजूद सुल्तान ने इसकी एक बात नहीं सुनी थी और इसको इसके पास भेज दिया था। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि जो इसके साथ झोंपड़ी के अंदर हो रहा था वो दोबारा हो। इसी वजह से उन्होंने पहले ही दरवाजे के पास सिपाहियों को मामूर कर दिया था। अंदर से कुछ भी गलत आवाज़ आना शुरू हो जाए तो समझ जाना खतरा शुरू हो चुका है। इस कमरे के दरवाजे के करीब 4 सिपाहियों को मामूर किया गया था। सुल्तान अपने कमरे में जाते लेकिन इनके दिल इनको किसी भी सूरत अपने कमरे की तरफ जाने नहीं दे रहा था। इसी वजह से वो कमरे के रोशनदान की तरफ आए और ख़ुद को अपनी आंखों के अंदर का मंजर देखने लगे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो हबशी इस लड़की के साथ आखिर करना क्या चाहता है। इनका दिमाग बिल्कुल बंद हो रहा था। आखिर क्या बातें हैं जो वो कर रहा है। इनके अवसान ख़ता हो गए थे। आखिरी बात सुनकर ऐसा महसूस होता था जैसे इनके सर पर महल की छत अंग्रेज़ हो गई हो। इस आदमी ने मुसलसल 3 घंटे इस लड़की के साथ जो किया वो इनको परेशानी में मुब्तला कर गया था। सुल्तान रोशनदानों के करीब खड़े हुए थे। 3 घंटे हो चुके थे और वो वहीं पर खड़े सारी कार्रवाई को देख रहे थे जो अंदर हो रही थी। वो 1 मिनट के लिए भी टस से मस नहीं हुए थे। 3 घंटे जैसे ही मुकम्मल हुए वो आदमी दरवाजे के करीब आया और दरवाजे को बजाते हुए कहने लगा, मुझे बाहर आना है। उन्होंने जब इस तमाम कार्रवाई को देखा तो वो परेशान होकर अपने महल में आ गए और जल्लाद को हुक्म दे दिया कि इस फांसी को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। जब तक इस मामले की पूरी तहकीकात नहीं कर लूँगा तब तक मैं कोई भी फैसला नहीं दूंगा। बाज़ औक़ात आँखों का देखा भी झूठा होता है और अब इनको अपनी आंखों के देखे पर यकीन आ रहा था। अगले रोज़ ही उन्होंने इस औरत को और इस आदमी दोनों को अपने दरबार में बुला लिया था। वो चाहते थे कि हर हाल में इन लोगों का मसला हल किया जाए और इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ा ले। वो आदमी इनको दरबार में सर झुकाए हुए खड़ा था और वो औरत भी अपने आप को चादर के ज़रिए छुपाए हुए सर झुकाए खड़ी हुई थी। सुल्तान मुअज़्ज़म ने इस आदमी की जानिब देखते हुए कहने लगे, ए आदमी, तुमने तो कल की पूरी रात इस औरत के साथ गुजारनी थी, तो फिर तुम 3 घंटे के बाद बाहर कैसे आ गए? वो कहने लगा, मुझे जो करना था सुल्तान मुअज़्ज़म मैं कर चुका था। मेरे बस में था कि मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता था। उन्होंने इस औरत की जानिब देखा और कहने लगे, तुम जानती हो कि तुम कितना गलत कर रही हो। तुम्हें क्या मालूम कि इंसान बेकसूर है, इसके बावजूद तुम इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो कि तुम्हारे साथ ये ज़बरदस्ती कर रहा था। वो लड़की इनकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा चुकी थी, जबकि तमाम दरबारी हैरान होकर सुल्तान की बात सुन रहे थे कि एक ज़बरदस्ती करने वाला आदमी कैसे बेकसूर हो सकता है। सुल्तान बोलकर चंद खामोश हुए और यकदम बोले, जबकि तुम्हारे रिश्ते में शौहर लगता है। वहाँ मौजूद तमाम दरबारियों के सर पर महल की छत अन गिरी थी। तो बादशाह सलामत ये इंकशाफ सबको हैरान और परेशान कर गया था और सब एक दूसरे को काफ़ी हैरान निगाहों से देख रहे थे कि सुल्तान मुअज़्ज़म क्या बोल गए हैं। वो लड़की खामोशी से सर झुकाए हुए खड़ी हुई थी, जबकि वो आदमी भी काफ़ी अज़राब की कैफियत में खड़ा हुआ था। वो कहने लगा, जब तुम जानती थी कि रिश्ते में तुम्हारा शौहर लगता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जब इसको संसार करने की बात कर रहा था तो तुम्हें फ़ौरन बोलना चाहिए था कि ये तुम्हारा शौहर है। लेकिन वो लड़की किसी बात का भी जवाब नहीं दे रही थी, बस खौफज़दा खामोशी से सर झुकाए खड़ी हुई थी। सुल्तान ने एक बार फिर इस आदमी की जानिब देखा और पूछने लगे, मुझे अब तुम तफसील के साथ तमाम रवादात सुनाओगे? आखिर क्यों इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ये तुम्हारी महरम है? तुम्हें इस पर हक रखते हो, तुम आसानी से अपना हक वसूल कर सकते हो। तुम इसके साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों कर रहे थे? वो आदमी कहने लगा, मैं गुस्से में आ गया था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी बीवी चक्कर किसी गैर मर्द के साथ चल रहा है। हम दोनों ने पसंद की शादी की थी, इसके बावजूद मेरी बीवी ने मुझे रद्द कर दिया, मेरी जगह किसी और मर्द को ला खड़ा कर दिया और मुझसे तलाक का मुतालबा करने लगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं इससे
इंसान के साथ शादी करना चाहती हूँ। सुल्तान मुअज्जम, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने इस आदमी को मार कर वहाँ से भगा दिया और अपनी बीवी को मारा और इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। इसको बताने लगा कि मैं तुम्हारे क्या हक रखता हूँ। इस वक्त आप आ गए और आपने मुझे इस हालत में देख लिया और आप समझ गए कि मैं इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, लेकिन इसको सज़ा के तौर पर इसके साथ कुछ ना जाना चाहता था। तुम्हारे रिश्ते में शौहर लगता हूँ, मेरा कोई और मकसद नहीं था। सुल्तान मुअज्जम इसके बाद सुना और कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे वो 3 घंटे देख लिए थे किस तरीके से तुम अपनी बीवी को समझा रहे थे कि वो अपनी बात से पीछे हट जाए, लेकिन वो मुसलसल तुम्हारी नफ़ी कर रही थी और बोल रही थी वो इस इंसान के पास ही जाएगी। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, ए आदमी, तुम इस औरत को अभी के अभी तलाक देकर इसको अपनी ज़िंदगी से अलग कर दो। तुम्हें तुम्हारी फांसी को मुस्तरद करता हूँ और तुम्हें बाइज़्ज़त बरी करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें साथ में ये हुक्म भी देता हूँ कि तुम इस औरत को तलाक दे दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, क्योंकि अगर ये तुम्हारे साथ अभी बेवफाई कर सकती है तो तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारे दस्तक में तो यकीन जानो ये बात तुम्हारे साथ बेवफाई कर सकती है। इसलिए तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि तुम्हें इसे आज़ाद कर दो। इस आदमी ने सुल्तान मुअज्जम की तमाम बातें सुनी और कहने लगा, मैं फांसी पर चढ़ने वाला था, इस वजह से मैं इसको तलाक नहीं दे रहा था, लेकिन अगर आपने मेरी फांसी को मुस्तरद कर दिया है तो मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए। मैं इसको तलाक लाजमी दे दूंगा, क्योंकि मैं इस औरत के साथ नहीं रहना चाहता जो मेरी मौजूदगी में भी किसी और मर्द की तरफ राग़िब होती हो। सुल्तान ने इसकी बात सुनकर सर अस्बात में हिलाया। इस आदमी ने भरी दरबार के अंदर इस औरत को 3 बोल बोलकर अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया। इस कहानी से सबक ये साबित होता है कि बाज़ औक़ात आँखों का देखा भी सच नहीं होता, इसके अंदर भी कोई ना कोई कहानी ऐसी मौजूद होती है जो हमें शुरुआत के अंदर नज़र नहीं आती। इसको हम एक वक्त बाद देखते हैं तो हमें इसकी सच्चाई नज़र आ जाती है। दोस्तों, इस तरह की कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।